हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन और केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं सीटेट के वैसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो 2023 जनवरी में आपको बहुत बार पूछे जा रहे हैं, जो कि इससे पहले आपको नहीं पूछे जाते थे। तो वैसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग वैसे प्रश्नों को देखते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वैसे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं 2023 में। तो वैसे प्रश्नों में देखिए एक प्रश्न ये भी है, यहां पर पूछ रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत आपको यहां पर ज्ञात करना है कि औसत क्या होगा। आसानी से आप इसे बता सकते हैं कि विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। यहां पर औसत इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसको थोड़ा सा आप समझिए कि यहां पर औसत कैसे निकलेगा। यहां पर बात कर रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं के बारे में। तो यदि हम प्रथम 20 विषम संख्याएं प्राप्त करने के बारे में यदि हम बात करें तो कहां प्राप्त होंगे, 40 के अंक में आपको प्राप्त होगी। कहने का अर्थ यह है कि 1 से 40 तक के गिनती में कितने 20 सम संख्याएं होंगी और 20 विषम संख्याएं होंगी। यहां पर आपको विषम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। अब विषम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है तो विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना होगा, उसके बाद उनका औसत आपको ज्ञात करना होगा। लेकिन यहां पर आपको औसत ही पूछ रहा है, कैसे आप ज्ञात करेंगे उसके बारे में आपको समझिए। यहां पर आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 20 के बारे में बात करा तो 1 2 3 4 5 और इसी तरह से 40 तक जब संख्याएं लिखा जाएंगी तो उसमें 20 विषम संख्याएं होंगी और 20 सम संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 टर्म्स हैं। 20 विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो 20 टर्म्स होंगे, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। अब इनका आपको योग निकालना है। योग निकालना है तो योग कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें प्रथम विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी और अंतिम विषम संख्या क्या होगी 40 तक में 39 होगी। अर्थात जो इसका फर्स्ट नंबर होगा वो आपका 1 हो गया और जो लास्ट नंबर है वो आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो अब आपको इनका योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट कितना है 39 है और बटा क्या करना है 2 से गुणा करना है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या करना है आपको गुणा करा देना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, टोटल 20 है तो 20 से गुणा करा दीजिए। ये क्या होगा, इन संख्याओं का योग होगा। इन संख्याओं का विषम संख्याओं का होगा, यहाँ पर योग निकलेगा। इस सम या विषम सबके योग के निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहला टर्म लास्ट टर्म बटा के 2 और गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 टर्म्स हैं, क्योंकि 20 संख्याओं के बारे में बात करा है तो 20 है। यहां पर आप 20 से गुणा कर दीजिए। लेकिन यहां पर आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए आप जानते हैं कि औसत क्या होता है, यहां पर प्रेक्षणों का योग बटा के प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, सम, ठीक है ना, और बटा के नंबर होता है। जो जितना वो नंबर होंगे उनका और उनका जितना योग होगा उतना। तो ये तो योग तो आप निकाल लिया कि इतना होगा, लेकिन यहां पर यदि हम जितने टर्म्स हैं उसमें यदि हम लोग भाग देते हैं तो इनका औसत निकल जाएगा। यहां पर आपसे पूछ रहा है औसत के बारे में ही ना, कि औसत कितना होगा। तो औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके नंबर ऑफ टर्म्स क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर के 20 तक में कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं। तो यहां पर क्या कीजिएगा, आप 20 से भाग दे दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। अब यहां पर आपको इससे क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अर्थात इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 40 और बटा के 2 कितना निकल करके आया, 20। अर्थात इनका औसत क्या हुआ, 20 हुआ। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। यदि प्रथम के बारे में बात करते हैं ना कि प्रथम 20 संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत, तो उस स्थिति में जितना कहेगा 20 संख्याओं का उतना ही उसका औसत हो जाएगा। यदि कहता कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, तो 40 इसका सही आंसर हो जाता है। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ चुके हैं। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा इसी तरह के इसका जवाब देना है, सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसे बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का आपको प्रश्न पूछा गया। यहां पर कहा गया प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या होगा, तो प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्रथम 50 यदि विषम संख्याओं के बारे में कहता तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या मैटर है। यहां पर 50 विषम संख्याएं प्रथम कब प्राप्त होंगी, जब वो संख्या 1 से लेकर के 100 तक में होगी। तो 1 से लेकर के 100 तक में पहली विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी और आखिरी विषम संख्या क्या होगी, 99 होगी। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है और मैंने इसका सम निकालने का तरीका अभी बताया है कि विषम यहां पर सम संख्याओं का योग कितना होता है। तो पहला संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा के 2 गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला संख्या क्या है, 1 है, आखिरी संख्या 99 बटा के 2 और गुणा यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 के बारे में बात कर रहे हैं तो 50 से गुणा करा देना है। और इनका वास्तव में निकालना कितना है, इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है,
यहाँ पर आप जानते हैं ना कि सम ऑफ नंबर्स और बटा के उनका जो आंकड़े का योग और बटा के आंकड़ों की संख्या, ये क्या है, आंकड़ों का यहाँ पर योग है। तो इनकी संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 से भाग दे दीजिए। ये 50 से 50 आपको कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100, 100 बटा के 2 बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई है, इसमें अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट के लिए अंत तक बने रहिएगा। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप अभी तक से जो है ना नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे उसी के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां विषम था, यहाँ पर अब सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है कि सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, इसमें से क्या होगा। तो मैं तो जानता हूं कि इसका औसत क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा, अब इसको भी आप समझिए। यहाँ पर प्रथम 30 सम संख्याओं का, तो वही कॉन्सेप्ट है, 1 से लेकर के 60 तक में जितनी संख्याएं उसके दोनों में क्या प्राप्त होती हैं, आपको संख्याएं प्राप्त होती हैं पूरी की पूरी। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 60 तक में क्या होंगी, 30 सम संख्याएं होंगी और 30 विषम संख्याएं होंगी। तो 30 सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो यहां पर यदि हम बात करें पहली सम संख्या के बारे में, तो पहली सम संख्या क्या प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी और आखिरी सम संख्या क्या प्राप्त होगी, आपको 60 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। यहां पर अब इतनी बात आप समझ गए। तो यहां पर योग निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा के 2 और गुना नंबर ऑफ टर्म्स। तो 30 सम संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो टर्म्स कितने हैं, 30 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 से गुणा करा दीजिए, वो क्या होगा, इन संख्याओं का योग होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछ क्या रहा है, औसत। औसत औसत क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, इनका क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ना, प्रेक्षणों का योग, अर्थात जितने आंकड़े हैं उनका योग और बटा के उनकी संख्या। तो यहाँ पर इनका योग इतना प्राप्त हुआ, लेकिन संख्याओं में कितना है, 30 है। तो 30 से क्या कीजिए, यहाँ पर भाग दे दीजिए और इनका औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 30 से भाग दे दीजिएगा, 30 से भाग दीजिएगा तो इनका औसत निकलेगा। देखिए 62 हो जाएगा और 62 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 31 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो जब भी आपको विषम कहे तो जो यहाँ पर संख्या है, प्रथम विषम के बारे में कहे तो जो संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रथम सम के बारे में यदि कहे, प्रथम सम के बारे में यदि कहे तो उसमें क्या करना है, आपको एक जोड़ देना है और जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कर रहा है कि प्रथम 100 सम संख्याओं के बारे में कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, एक जोड़ देना है। तो इनका औसत कितना होगा, 101 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि अब ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी पूछेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और वैसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि शंकु का पृष्ठभाग किस समान दिखाई देता है। ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि पृष्ठभाग किस समान दिखाई देता है। शंकु कैसा होता है, शंकु आपका ये है, आपका शंकु, ठीक है, ये है आपका शंकु। और ये पूछ रहा है कि इसका पृष्ठभाग कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में। तो क्या पृष्ठभाग इसका वृत्ताकार दिखाई देता है, क्या ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझिए यहाँ पर क्या है, इस शंकु को यदि आप सामने से देखते हैं, फ्रंट से यदि आप देखते हैं, फ्रंट से, तो कैसा दिखता देता है, अर्थात सामने से हम लोग दिखाई दे, सामने से यदि हम इसे हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा। यदि हम लोग इसे नीचे से देखें, ठीक है ना, तो ये कैसा दिखाई देगा। और यदि हम इसे ऊपर से देखें तो ये कैसा दिखाई देगा। तो इस शंकु को यदि हम ऊपर जाकर के देखते हैं तो इस स्थिति में कैसा आपको दिखाया जाता है, सर्कल के आकार का दिखेगा, वृत्ताकार दिखेगा, ठीक है ना। ये क्या दिखेगा आपको, सर्कल के आकार का दिखेगा, ये आपको वृत्ताकार दिखेगा, अर्थात वृत्त के आकार का दिखेगा यदि आप अप से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। और यदि यहीं पर आप यहाँ पर टॉप से देखते हैं, जब आप यदि यहाँ पर टॉप से देखेंगे तो ये क्या आपको दिखेगा, वृत्ताकार दिखेगा। और यदि इसे आप बॉटम से देखते हैं, नीचे से यदि आप इसे देखते हैं तो भी क्या होगा, आपको वृत्ताकार होगा। यदि आप यहाँ पर इसे बॉटम से देखते हैं तो उस स्थिति में भी कैसा दिखेगा, वृत्ताकार दिखेगा। लेकिन यदि आप सामने से देखते हैं, बगल से देखते हैं, तो उस स्थिति में कैसा आपको दिखाई देगा, ये आपको त्रिभुजाकार दिखाई देता है, हमेशा क्या दिखाई देता है, ट्रायंगल के आकार का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ के भाग के बारे में पूछ रहा है। पृष्ठ क्या होता है, यही वाला भाग न होता है पृष्ठ। तो पृष्ठ के बारे में बात कर रहा है, तो पृष्ठ क्या होगा, सामने से दिखेगा। अब जो सामने से दिखेगा तो शंकु किस तरह का दिखता है, इस तरह का आपका शंकु दिखता है, त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब सामने से इसको देखेंगे, इसके पृष्ठ को, तो कैसा दिखेगा आपको, ट्रायंगल के आकार का। ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, नीचे सिर्फ उसका घेरा दिखेगा, ठीक है ना, गोल दिखेगा, अर्थात वो वृत्ताकार दिखेगा। और बॉटम से भी यदि हम लोग उसे पता करें कि बॉटम से कैसा है तो आपको वृत्ताकार है। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कर रहा है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अर्थात कोई नंबर हो और उनका रेसिप्रोकल के बारे में बात कर रहा है कि उनका जो रेसिप्रोकल, अर्थात यहाँ पर n है और उनका व्युत्क्रम क्या है, 1/n हो जाएगा और इनका योग कह रहा है कि ये जो है ना, ये 17/4 है। ये आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि 17/4 है इनका योग। तो बताइए कि इसमें से कौन सी वह संख्या है जिसका जो संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग 17/4 होगा। तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बाई ऑप्शन इन सब का आपको बनाना है। तो ऑप्शन से आपको आसानी से 2 से 4 सेकंड में आप इसे बना सकते हैं। ये संख्या है, इसका रेसिप्रोकल और इनका योग कीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा, 25/5 ये नहीं होगा। यहाँ पर 6 है, 6 में इसके रेसिप्रोकल का योग कीजिएगा, 6 के 36, 37/6 ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 8 है, इसका रेसिप्रोकल 8 8 64, 65/8 हो जाएगा। अब 65/8 क्या इसके बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और 4 और इसका रेसिप्रोकल 1/4, 4 16, 1 17/4, यही ऑप्शन क्या है, सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन बनाना है और आसानी से उसे बना लेंगे। तो चलिए, मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे देखते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको सीटेट के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, ये आपको सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार पूछे जाते हैं केबीएस में, इसमें भी आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर यदि हम लंबवृत्तीय बेलन के बारे में बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जो घुमावदार होता है उसका एरिया आपको यहाँ पर, तो जो घुमावदार होगा वो क्या उसका एरिया होता है, 2πRh होता है, ठीक है ना। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर दो वृत्ताकार है ना, ये भी आपस में जुड़ते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRh तो होगा ही, लेकिन इसमें दो वृत्तों का क्षेत्रफल जुटेगा, अर्थात 2πr² भी इसमें क्या हो जाएगा, आपको जुट जाएगा। तो ये आपको क्षेत्रफल हो गए। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 गुना है। जो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये इसके 1/3 गुना है, अर्थात यदि हम इसमें 1/3 से गुना कर दें तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, अब इधर ये गुणा में है ना, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात जो ये 2πRh है और बटा में, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2πr इसमें भी है और 2πr इसमें भी है, कॉमन लेकर के बटा में रखेंगे, ठीक है ना। तो 2πr हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, इसमें आपको h बचेगा और इसमें सिर्फ एक r और बचेगा, अर्थात h + r हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इनका अनुपात आपको पता है कि ये एक अनुपात क्या है, इतना 1/3 है। अब इसमें जो कटता है उसे कटा लीजिए, 2πr से 2πr कट जाएगा, h है आपको, h यहाँ पर पता है। आगे कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। जो इसकी त्रिज्या है ना वो कितनी है, आपको 8 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर r का वैल्यू रख लीजिए, h आप निकाल लेंगे। r का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, r का वैल्यू रखेंगे तो यह h और बटा के, ये r का वैल्यू कितना है, 8 है ना, तो h और +8 हो जाएगा और बटा के 1/3 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, इतनी बात समझ आ रही है, इसको आप सिंपलीफाई कीजिए, क्रॉस इसका गुणा करिएगा तो 3h हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 3h हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, h + 8 हो जाएगा, ठीक है, h + 8 हो जाएगा, h इधर आएगा तो ये 2h हो जाएगा, 2h बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो h कितना आया आपको, यहाँ से 4 आ गया। अब जब आपको h 4 आ गया ना, तो आसानी से इसमें आप पूछ क्या रहा है, तो बेलन का आयतन क्या ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर आयतन क्या होगा, तो आयतन आप जानते हैं कि क्या होता है, आयतन तो आपको अच्छी तरह से पता होगा क्या होता है बेलन का, πr² होता है। तो पाई का वैल्यू आपको यहाँ पर सब में देखिए, पाई कॉमन है तो पाई को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, r², r कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और h कितना है आपका, यहाँ पर h आपका 4 निकल गया, तो 4 आप रख लीजिए, 8 8 64, 64 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 6 के 16 और 6 के 24, 24 एक कितना हो जाएगा, 25, 256 पाई हो जाएगा। 256 पाई कौन सा ऑप्शन है, 256 पाई ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न आपको आएंगे तो आसानी से आप बना लेंगे। आपको याद होना चाहिए कि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इनका आयतन क्या होता है, इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। तो आप आसानी से इसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर कॉमन लिया है ना, तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × h + r होता है, जो बेलन का होता है वो आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए ऐसा कर देने से आपको आसानी समझ में आता है। मैं ऐसा करता हूं कि सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और उन्हें आपको कैसे बनाना है।
अब देखिए दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपको खूब पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? 1/3 में कितने 1/12 है? कहने का अर्थ क्या है कि 1/3 में कितने 1/12 है, तो कितने 1/12 है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाग सिर्फ दे दीजिएगा 1/12 से, वही आपको पता चल जाएगा कितने 1/12 है। आसानी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाग है तो इसको गुणा में चेंज किया जाएगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, अर्थात 1/3 गुणा 12/1 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है कि कोणों के प्रकारों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, बताइए कि कौन सा कोण है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कोण दिया हुआ है 108 डिग्री, दूसरा 75 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 108 डिग्री को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, 75 डिग्री वाले अर्थात 90 डिग्री से जो कम होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जो ये 108 है क्या है? अधिक कोण है। यहाँ पर जो 75 क्या है? निम्न कोण है, तो ये आपको निम्न कोण हो गया, और ये 90 क्या है? राइट एंगल है। तो ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात तो आप जानते ही होंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज में कितने घूर्णन सममितियां हैं। आप आसानी से इसे बता सकते हैं। जो समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, वर्ग नहीं होता है, वर्ग के 4 सममित होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो समचतुर्भुज होता है ना, इसमें 2 घूर्णन सममितियां होती हैं। ठीक है ना, अर्थात 180 डिग्री पर एक बार इसमें आपको ये जैसा है वैसा दिखेगा, और एक 360 डिग्री जब इसे पूरा एक बार रोटेट कर दीजिएगा तब आपको जैसा कि तैसा दिखेगा। तो इसमें कितनी सम्मित रेखा सम्मितियां होंगी, घूर्णन सम्मितियां? तो ऑप्शन नंबर सी 100 सम्मितियां इसमें 2 होंगी। लेकिन यदि यहीं पर आपसे वो पूछ देता, क्या पूछ देता आपको? समचतुर्भुज की जगह पर वर्ग के बारे में पूछ देता ना, तो उस स्थिति में 4 सम्मित होती, क्योंकि वो 90 डिग्री पर भी एक बार वैसा ही दिखेगा, 180 डिग्री पर भी दिखेगा, 270 डिग्री पर भी दिखेगा और 360 डिग्री पर भी आपको दिखेगा। और एक बात आपको हमेशा आपको याद रखना है कि लगभग जितनी भी आकृतियां हैं 2D आकृति हो, तो कम से कम एक उसमें आपको मिलता ही है, उसमें एक सम्मिति आपको मिलता ही है। अर्थात कोई भी आकृति को यदि आप घुमाइएगा, यदि 2D है तो 360 डिग्री पर निश्चित है कि वह जैसा था वैसा ही आपको मिलेगा। तो कम से कम एक घूर्णन सम्मिति आपको मिलती है, चाहे कोई भी आकृति हो, बस 2D आकृति होनी चाहिए, उसमें एक सम्मित आपको होती है। लेकिन आपको इसमें कितने होंगे? 2 सम्मित होंगे, जो दो सम्मित घूर्णन सम्मिति होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट या आपको अच्छी तरह समझ में आई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है, इसके बारे में आपको यहाँ बतानी है। तो यहाँ पर संख्याएं को आप ध्यान से देखिए। संख्या क्या है? 9/11 है। अगली संख्या आपका कितना है? 21/23 है। अगली संख्या कितनी है? 11/13 है। और अगली संख्या आपको 8/5 है। तो ऐसी संख्या में देखिए ध्यान से, ये क्या है? संख्या इम्प्रॉपर आपको ये फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये आपको इम्प्रॉपर नंबर हो गया। ठीक है ना, इम्प्रॉपर भिन्न आपको हो गया, इम्प्रॉपर आपको यहाँ पर ये भिन्न हो गया। अब इम्प्रॉपर कहने का अर्थ क्या है? देखिए सब में क्या है? अंश क्या है? छोटा है हर से, लेकिन इसमें क्या है? अंश आपको बड़ा हुआ है। तो इसको क्या करना है? पहले ही बाहर निकाल देना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी। ठीक है, तो उसको आप बाहर कर लेना है। इन 3 संख्याओं पर आप देखिए ध्यान से, इन 3 संख्याओं में इनका अंतर, अंश और हर का अंतर कितना है? 2 है। इनमें अंश और हर का अंतर कितना है? 2 है। इतने इसमें अंश और हर का अंतर कितना है? 2 है। तो जब आपको ऐसा प्राप्त हो जाए कि अंश और हर का अंतर हमेशा 2 प्राप्त हो जाए, तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। जिसका अंश जितना छोटा होता है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। जिसका अंश जितना छोटा होता है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो इस सबका अंश, इसमें अंश किसका सबसे छोटा है? 9 है, सबसे अंश छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसका अंश जितने छोटा वो उतना ही छोटा होता है। यदि यहाँ पर पूछता कि इनमें से, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तीनों में, चारों में नहीं, चारों में तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। लेकिन इन चारों में यदि पूछता कि सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को आप लिख करके रखेंगे और इसे आप आसानी से, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आसानी से इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इसे आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिखिए कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसके बारे में आप
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन संख्याओं को पहले लिखिए, ठीक है ना। तो 16 और बटा के यहाँ पर 17 हो जाएगा। ये आपका 27 और बटा के आपका 29 हो गया। ये आपका संख्या जो है 24 और बटा के आपको 25 हो गई। और ये आपको 5 बटा के 7 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इनके बीच का क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर कितना है, देखिए 16 और 17 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। 27 और 29 के बीच का अंतर 2 है। 24-25 के बीच का अंतर 1 और 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, जितना अंतर है ना उनका आप एलसीएम लीजिए। उनका एलसीएम लीजिएगा तो दो का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। इनका एलसीएम आपको 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर अंतर है ना उस एलसीएम में भाग दीजिए और जितना आएगा उसको गुणा कराइए, ठीक है ना। तो कुछ भी संख्या आ सकती है, इसलिए यहाँ पर पूरा प्रॉपर आप तरीका सीखिए। तो 2 से यहाँ पर उस संख्या में क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा इस संख्या से उसमें, और जितना आएगा उसमें गुणा कीजिएगा। 2 में भाग कीजिएगा, 1 से गुणा कीजिए न कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप क्या है, 1 से भाग दीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 2 है, यदि भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और 1 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना एलसीएम आए, इनका एलसीएम क्या आएगा, जो अंतर है उनका एलसीएम आपको 2 आएगा। जितना एलसीएम आएगा उनसे क्या कराना है, आपको इसमें गुणा कराना है। लेकिन कब गुणा कराना है, जितना अंतर है ना पहले उसमें भाग दीजिए, उसके बाद आपको गुणा करना है। जो आपको अंतर है, अंतर से उसमें भाग दीजिए। अंतर 1 था, भाग दिए 2 आया, 2 से गुणा करें। 2 था, भाग दिए 1 आया और 1 से आपने गुणा कराया। इसमें आपको अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इतना कर लिए ना, तो यहाँ पर जो संख्या है, नई संख्या आपको क्या प्राप्त हुई, यहाँ पर आपको नई संख्या क्या प्राप्त होगी, गुणा करेंगे तो ये आपको 32 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो ये आपको 27 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे ये आपको 48 प्राप्त हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतनी बात आपको पता चल गई। तो इसमें सबसे बड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आरोही क्रम में आपको तो सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा क्या करना है, सबसे बाद में लिखना है। सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा क्या होगा, सब बाद में लिखना है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे छोटा क्या होगा, जिसका अंश जितना छोटा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो नंबर 1 पर क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी। नंबर 2 पर कौन सी संख्या होगी, 27 हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी। नंबर 3 पर कौन संख्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी। और नंबर 4 पर कौन सी संख्या हो जाएगी, ये वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली संख्याएं हैं कौन, ये ABCD है ना। तो ये आपको यहाँ पर इसको ABCD के रूप में लिख लीजिए। तो नंबर 1 पर क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका D है। आगे ध्यान दीजिए, नंबर आपको 2 पर क्या हो जाएगा, नंबर 2 पर आपको B वाली संख्या है ना। तो ये आपको नंबर 2 पर आपको B हो गई। और नंबर 3 पर कौन सी है, यहाँ पर देखिए ये कौन सी संख्या है, A वाली संख्या है ना। तो नंबर 3 पर आपको A वाली संख्या हो गई। और नंबर 4 पर कौन सी संख्या हो जाएगी, C वाली संख्या हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर में आपको लिखना है। तो पहले क्या आएगा, पहले आपका D आएगा, ठीक है ना। पहले क्या आएगा आपका जो 5वें नंबर की जो आपका सबसे लास्ट में है ना, वही सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले आपको D आएगा। इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा आपको क्या हो जाएगा, आपको B हो जाएगा। इससे बड़ा आपको ये वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि यही ना है नंबर B पर। तो ये आपको ये वाली संख्या हो जाएगी, B वाली संख्या हो जाएगी। इससे बड़े तो ये आपको B हो गई। अब इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी, 32 वाली संख्या होगी, अर्थात ये होगी। और सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, C होगी। तो यही क्या है, और आरोही क्रम है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो आसानी से बनाने के लिए, आपको देखने में लग रहा है कि टाइम लग रहा है, बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो यदि यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। KVS के लिए मैथ्स और हिंदी दोनों लेकर के आता हूं। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए इस वीडियो बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।